जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटा छोटा मतलब हम बता देते हैं ज़्यादा, लेकिन जो मुख्य है वो हम बाद में आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होगी यहाँ पर क्या, अतिक्रमण, है ना, और जो वन भूमि का गैर वाणिज्यिक प्रयोजन में उपयोग, है ना। तो जितनी वन भूमि है वन उसमें होना चाहिए, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में उधर से आप लोगों से मैंने तो सबसे पहले हम अच्छी तरह जान लें कि पृथ्वी पर जितने भी जीवन चलते हैं ना, जितने भी जीवन, चाहे वो वनस्पति का हो, चाहे जीव जंतु का हो, चाहे छोटी से छोटी वनस्पति हो, चाहे बड़ी से बड़ी वनस्पति हो, बड़े से बड़े झाड़ हो, छोटे से छोटे जीव जंतु हो, या फिर बड़े से बड़ी व्हेल हो, शार्क हो, तो सबके जीवन जो चलते हैं वो एक दूसरे से ये लोग जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अगर एक नहीं है तो उसका असर दूसरे के जीवन पर पड़ना सुनिश्चित है, ठीक है ना। तो इस बात को हम दिमाग में पहले अच्छे से रख लें, उसके बाद में हम ये सारी चीज़ें हम सुनें, क्योंकि आपको बताया था कि हमको प्रकृति के निकट जाना है, प्रकृति से हमको प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम कब होगा, जब इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है, अन्यथा हमारा जीवन निश्चित रूप से संकट में आने वाले वर्षों में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, एक ये पेड़ खड़ा हुआ है, ये दिख रहा है, काय का पेड़ है, आजन, इसको अर्जुन भी बोलते हैं, है ना, अर्जुन भी बोलते हैं और कोहुआ भी बोलते हैं, है ना। वो भी पेड़ खड़ा हुआ है, वो भी आजन है, ये भी आजन है, ये भी आजन है, वो भी मैंने ज़्यादातर ये नदी के किनारे कौन से पेड़ दिख रहे हैं हमको, यहाँ पर पेड़ हमको नहीं दिख रहा है, वहाँ पर पेड़ दिख रहा है, वो जो जड़ें दिख रही पेड़, जो जड़ें दिख रही पेड़ वो दिख रही ना शांत, ये दिख रही है। आप देख लो, आप वहाँ पर वो जड़ें दिख रही है ना, उसके ऊपर, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, यहाँ पर ये वर्षा का पानी गिरा है ना, तो सीधा इसने ज़मीन को काटा, दिख रहा है कि नहीं, ज़मीन को काटा और सीधा ज़मीन मिट्टी को इसमें ले आया। वो देखो कितना मतलब मेहनत कर रहा है, उसकी जड़ें भी खुल रही है, लेकिन तब भी वो पूरी ताकत के साथ मिट्टी को रोके हुए खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ मानव है ना, दुश्मन खुद को दिखा दिया है ना। तो छोटे छोटे जंतु
वो देखो वो ऐसे ऐसे करते कि वो पानी गिरता है, दिख रहा है कि नहीं? अगर मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी आ गई है ना, मिट्टी आ गई तो क्या होगा, ये पानी नीचे चला जाएगा, ये जंतुओं का जीवन समाप्त है। ठीक है ना, जो जंतु पानी में है ना, तो जब उठरी होगी तो निश्चित रूप से पानी रेत के अंदर चला जाएगा, उनका जीवन समाप्त। यानी वो जो प्रजाति है यहाँ पर, जो जिस प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं ना, वो सब खत्म है। ठीक है, दूसरा ये देखो, अपन रेत देख रहे हैं ना, यहाँ रेत, केकड़े कहाँ अंडे देते हैं? बिल्कुल, जिसको जो आता है वो बोलते चल जाओ, है ना। पत्थर बोलो, रेत बोलो, सब ठीक है। पत्थर के नीचे भी अंडे देते हैं, किसने बोला? सही बोला। तो रेत में अंडे देते हैं वो, है ना। अब ये रेत अगर मान लो, देखिए एक पहले क्या होता था कि मकान जो है हमारे काय के बनते थे? मिट्टी के। तो रेत की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब रेत की ज़रूरत पड़ रही है, सब कंक्रीट के मकान बनने लगे, सीमेंट के बनने लगे, है ना। तो ये रेत यहाँ से जा रही है ना। तो एक सीमा तक के रेत यहाँ से उसका उत्खनन हो या यहाँ से रेत खुदे तो उचित है, अन्यथा क्या होगा कि फिर रेत ही नहीं बचेगी, तो फिर केकड़े ही नहीं बचेंगे। केकड़े खाते हो क्या आप लोग? किसने खाया अभी तक? सच्ची सच्ची बताओ, केकड़े नहीं खाते? केकड़े क्या करते हैं? जो पानी को शुद्ध करते हैं, है ना। जो पानी में गंदगी रहती है वो खाते हैं वो, ठीक है। तो पानी, केकड़े का काम क्या हुआ? वो क्या कि नदी के पानी को शुद्ध करना। बहुत सारे केकड़े जैसे और भी बहुत सारे जंतु है, जो जलीय जंतु है, वो पानी को शुद्ध करते हैं वो खा के, है ना। नहीं तो पानी जो है हमारा पीने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या मालूम हुआ हमको, क्या जाना आपने कि रेत का उत्खनन एक लिमिट में ही करना है, एक सीमा में करना है। और नहीं तो फिर क्या है कि सरकार किसी न किसी दिन तो टोटली यानी कुल मिला के पूरा प्रतिबंध लगा देगी। फिर वो जो बजरी आती है ना, उसकी साइज गिट्टी की जो है ना, वो बारीक बारीक, उससे बनेंगे घर, ठीक। ये रेत तो थोड़ा सा भी रेत नदी से हटाना पाप है, क्योंकि बहुत सारे जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाता है ना। ये मगरमच्छ और घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? अपने यहाँ कौन सी नदी में पाए जाते हैं? ये बजा रहा है कौन? वही है तो नहीं है? वही बज रहा है, कहीं और बज रहा है? वही। अरे भाई फोन करो कोई उसको, वो सुन नहीं रहा है। कौन बताएगा? फट से बताओ, जल्दी जल्दी। याद हो। किसने बोला? किसने बोला? क्या बोला? चंबल नदी में क्रोकोडाइल और मगरमच्छ पाए जाते हैं। वो भी अंडे कहाँ देते हैं? कहाँ देते हैं अंडे? जल्दी जल्दी। हैं? रेत में अंडे देते हैं, है ना। तो वहां से भी रेत का उत्खनन हो रहा है, तो उनका भी जीवन संकट में। कछुआ जो होता है ना, कछुआ कहाँ अंडे देता है? रेत में। तो जो जितने भी जलीय जंतु है, ये इनका जीवन संकट में है। कैसे? रेत के उत्खनन से, ठीक है ना। रेत अपने पानी को भी अवशोषित करके रखता है, पानी सूखता नहीं जल्दी रेत में, है ना। तो ये भी कारण है। नाला हो जाएगा धीरे धीरे करके, है ना। तो पेड़ पौधे मिट्टी को तो रोकते ही है ना। अब मिट्टी कहाँ से बनती है भाई? पत्तों से। जो ह्यूमस होता है, जो खाद होता है, वो पत्तों से, जीव जंतुओं के मरने से, उनके सड़ने से और लकड़ी के सड़ने से मिट्टी बनती है या ह्यूमस बनता है। मिट्टी वैसे कैसे बनती है? चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के घिसने से, है ना। ज़्यादा तापमान, फिर बहुत कम तापमान, तो तड़कती है और धीरे धीरे वो मिट्टी बनती जाती है ना। लेकिन जो उपजाऊ मिट्टी वो कहाँ से आती है? पत्तों से। तो ये जंगल में जितनी, अब यही मिट्टी, अब जितने हमारे खेत है, काली की ज़मीन है, वो सब यहीं से बहे के गई हुई मिट्टी है वो, है ना। या पेड़ पौधों से ही बनी हुई मिट्टी है वो,
ठीक है ना, डालियों से, पत्तों से, जीव जंतुओं से। तो यहाँ पर ये जो कितने 1000 वर्ष में कितनी मोटी परत बनती है इसकी मिट्टी की या उपजाऊ मिट्टी की, 2 सेंटीमीटर, है ना। और कितने 1000 साल में, और वर्षा अगर आती है, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वो एक झटके में पूरी खत्म, ठीक है ना। तो मिट्टी को अगर हमको बचाना है तो कौन बचाएगा? पेड़ पौधे, ठीक है। और नालों के और नदियों के किनारों को सुरक्षित कौन रखेगा? तो इसमें मुख्य रूप से ये भी आते हैं, जल जामुन आता है ना, बांस भी बहुत अच्छी मिट्टी को पकड़ता है। उसके बाद में आपके पीपल, बरगद भी आते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें वो आता है करंज, है ना। तो नदियों के किनारे ऐसे मतलब जो है दूर में वो लगते हैं, उनके बीज गिरते हैं, उग जाते हैं। जंगल में ऐसे पेड़ पौधे होना चाहिए ज़्यादा, जिनका बीज गिरे और उनका बीज उग के वो पेड़ पौधे बने, ठीक है ना। ऐसे बीज नहीं होना कि जिनके बीज उगते नहीं हैं या कम उग पाते हैं, है ना। तो ऐसे वाले पेड़ पौधे क्या होते हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला, ये नदी के किनारे हमको सुरक्षित रखना है, ये है ना, जान गए आप लोग। गाय से रखेंगे, पेड़ पौधे से। अच्छा, अब ये बात करते हैं अपन, ये कौवा की, इसकी छाल काम में आती है, हृदय रोग, है ना, इसका काढ़ा बनाती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और उसका मार्केट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है, ये छाल निकालना हमारे वन क्षेत्र में प्रतिबंधित है, इसलिए हम यहाँ से नहीं निकालते। जो मतलब निजी खेतों के किनारे पेड़ है उनसे निकलती छाल। उसके बाद में चले, ये दिख रहा है, क्या है ये, पीपल दिख रहा है नहीं, है ना। पीपल क्या करता है भाई, ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है ना, वो दिख रहा है पीपल। बरगद भी यहाँ पर होगा कहीं, बरगद है क्या? बरगद भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है ना। नीम ऑक्सीजन देता है बहुत ज़्यादा, जो मैं नाम गिनवा रहा हूँ। जामुन देता है, आम देता है ऑक्सीजन ज़्यादा, करंज देता है, कुसुम देता है, और सागौन कम देता है, बिल्कुल सही। सागौन कम ऑक्सीजन देता है, ठीक है। सागौन कम ऑक्सीजन इसलिए देता है कि उसमें 5 महीने पत्ते नहीं रहते, पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है ना। उस समय में ऑक्सीजन बहुत कम बना पाता है वो, नहीं, है ना, उत्पादित कम कर। ऑक्सीजन कैसे बनती है, कैसे बनती है ऑक्सीजन? जल्दी बताओ भैया 10वीं वाले बच्चे। प्रकाश संश्लेषण से बनती है ना, प्रकाश संश्लेषण से बनती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या की आवश्यकता होती है? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति है, जल, पानी, है ना, और खनिज, फिर कार्बनिक पदार्थ जो नीचे होते हैं ना, ह्यूमस वगैरह जो जमीन में पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, सब मिलके फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, जिनमें मूलभूत अंतर, इधर ध्यान देंगे आप लोग, जो हमारे जीव जंतु है और जितने भी वनस्पतियां हैं, उसमें मूलभूत अंतर क्या है? हिंट आपको पहले मिल जाता है, उसके बावजूद भी आप नहीं बता पाते क्या है अंतर। दोनों में एक मूलभूत अंतर है। पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, और जितने जीव जंतु है, इधर ध्यान देंगे, कौन आवाज कर, कौन बात कर रहा है? जीव जंतु अपना भोजन खुद नहीं बना पाते और वो पेड़ पौधों पर निर्भर है, ठीक है ना। वनस्पतियों में एक वनस्पति है, कवक का नाम सुना है क्या? फंजाई, 10वीं वाले, हाँ जरा जो, हाँ बोलते जाओ ना। कवक का नाम सुना है? क्या होती है कवक? फंजाई, है ना, बहुत छोटी वनस्पति है ये, है ना। ये अपना भोजन नहीं बना पाती, है ना, ये दूसरों के ऊपर निर्भर रहती है। जो सड़ाते हैं ना, जैसे ये जो
आपके यहाँ पर ये जो पत्तियाँ पड़ी है, तो सड़ाने वालों में क्या होती है, फंजाई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और दीमक सड़ाती नहीं है, क्या करती है, वो खाती है। खाने के बाद जो विस्तार वो करती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है ना। तो दीमक में क्या गुण होता है कि वो फिर आवाज़, दीमक में भगा देंगे हमें, बता दीजिए। दीमक जो है सेलुलोज को पचाने वाला एकमात्र प्राणी है। मवेशी भी कुछ हद तक पचाती है, लेकिन जो सही ढंग से पचाता है और जो मिट्टी में उसको मिलाता है वो कौन है, और जो खाद बनाता है वो दीमक, ठीक है ना। तो इनका भी होना हमारे ज़मीन में होना ज़रूरी है ना। ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पत्तियां हमारी सड़ेगी नहीं और ढेर लग जाएगा जंगलों में, है ना। घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अपन जा रहे हैं ना, तो इसके बारे में बात कर रहे थे। ये कुछ लोग कहते हैं 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, क्या पीपल और तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन वो नहीं देते। क्या है, क्यों नहीं देते, कि प्रकाश रात में तो होता नहीं ना, तो वो रात में नहीं बनाते। लेकिन क्या करते हैं ये पेड़, 10वीं वाले अच्छे सुन लो आप लोग, है ना। ये पेड़ क्या करते हैं, ये वाला पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़, है ना, जो ज़्यादा दिनों तक के हरे रहते हैं पत्ते, वो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। जैसे ये सागौन वगैरह है, जो पतझड़ वाले हैं वो कम ऑक्सीजन देते हैं, है ना। लेकिन जो मैंने अभी गिनती करवाया नाम आपको, इनमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पीपल में होता है। क्या करते हैं, पत्तियों में होते हैं ना, स्टोमेटा होते हैं ना, छिद्र जो होते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, उससे ट्रांसपीरेशन भी होता है। ट्रांसपीरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन, पानी को जो है ना, पानी भाप बन के ऊपर निकलता है, ठीक है ना, पत्तियों से। तो क्या होता है कि ये इनकी जड़ें बहुत नीचे जाती है, बहुत दूर दूर जाती है पानी से। ये शुष्क स्थान पर उगने वाले और पोषित होने वाले पौधे पेड़ है ना, इनका हैबिटेट ये है, क्या, जो शुष्क। अब यहाँ पर आए, है ना, तो वो उनका जो पुराना हैबिट है तो वो बरकरार रहेगा। जैसे मान लो ये शुष्क स्थान पाया, अब यहाँ पानी होता क्या है कि गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में जब पानी नहीं गिरता है तो उनको पानी की बचत करनी पड़ती है, ठीक। तो दिन के समय में क्या करते हैं, ये अपना वो जो स्टोमेटा है ना, वो छिद्र होता है ना, 10वीं वाले 9वीं वाले, वो बंद कर लेते हैं, है ना। तो उससे ट्रांसपायरेशन कम होता है। अपेक्षाकृत बंद करते हैं, पूरा बंद नहीं करते, ठीक। उसके बाद में क्या करते हैं, ये रात में क्या करते हैं, रात में पूरा स्टोमेटा खोल देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर अवशोषित करते हैं, और उसकी मदद से क्या करते हैं, ये मैलेट नाम का एक रसायन बनाते हैं, ठीक है। वो रात भर स्टोर करके रखते हैं। फिर दिन में क्या होता है कि दिन में इसी रसायन का उपयोग करते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। दूसरे पेड़ों में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम पूजा करते हैं, है ना। तो जो ज़्यादा दिनों तक के हरे रहने वाले पेड़ हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें इनका पूजन होता है। किसका होता है भाई, पीपल का होता है, बरगद का होता है, साजदेव का भी होता है ना, साज बोलते हैं जिसको, है ना, साजदेव का होता है, बेलपत्ती का होता है ना। तो ये बहुत सारे, ये जो पेड़ हैं ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं, उसके साथ साथ ये औषधि में भी बहुत सारे काम में आते हैं, है ना। और बरगद का, अब एक बरगद के बारे में थोड़ा सा, बरगद की याद आई। बरगद का जो पेड़ होता है ना, उसमें लाखों जीव जंतु उसमें पलते हैं, पूरा जीवन चक्र पूरा करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, आपने नाम सुना होगा, उसमें एक उसका खुद का एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। किसका, बरगद का। इसलिए क्या कहते हैं कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मांड समाया हुआ है। पूजन करते हैं ना उसका, तो ऑक्सीजन तो देते ही देता है, और वो लाखों जीव जंतुओं को पालता भी है, और पूरा उसमें उनका जीवन चक्र चलता है, ठीक है ना। मालूम, बरगद के पेड़ में, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, गूलर का, उमर का पेड़, अंजीर का पेड़, पाखड़, इनमें वर्ष में 3 बार फल लगते हैं, 3 बार फल लगते हैं, है ना। अब ये फल किसके लिए होते हैं भाई,
पूरे जंगली जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए होते कि नहीं? यस सर। तो ये यानी सबकी मदद कितनी करता है? 3 बार वो और उसको कुछ लेना देना नहीं है बरगद को या किसी भी पेड़ को, वो सब दूसरों के लिए करते हैं, है ना। तो इसलिए बरगद का पेड़ हम उसको पूजते हैं, ठीक है। एक नोट करने वाली बात है, पूरी दुनिया में सागौन का सबसे बड़े क्षेत्र में जो फैला हुआ वृक्ष है वो कहाँ पर? आपसे पूछता हूँ मैं, नहीं तो बताऊंगा मैं। अपने दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, अपने हिंदुस्तान में है। तो बताएगा, अब मैं बताऊंगा तो नोट कर लेना आपने। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ये सबसे बड़ा पेड़ है। ये लगभग 1.9 यानी 2 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। इसका नाम है, नाम भी लिखिए, थिमम्मा मारीबोनू, थिमम्मा मारीबोनू। ये जानकारी हमको होना चाहिए कि सबसे बड़ा बरगद का पेड़ कहाँ है। थिमम्मा मारीमनु, मारीमनु। थिमम्मा तो कोई स्थान का नाम हो सकता है, या उसका थिम्मा मैंने अर्थ ढूंढा था तो वेंकटेश भगवान के थिम्मा बोलते हैं, वेंकटेश भगवान को थिम्मा बोलते हैं, और उसी से ही शायद वो बना हुआ है। और मारी का अर्थ होता है बरगद, और मनु का अर्थ होता है ट्रंक। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं, ये जो ट्रंक, थिमम्मा मारी। यहाँ पर ये क्या है, ये साझा दिख रहा है क्या? नहीं, साझा नहीं है, कारई है। फिर आपको यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के, एक बात और बहुत अच्छे से जान लो आप, जिस जंगल में सागौन ज़्यादा रहेगा वहाँ पर शाकाहारी प्राणी कम रहेंगे। क्यों कम रहेंगे? कि उनको पाला, पत्ती, घास वगैरह चाहिए। तो जहाँ सागौन रहता है वहाँ सामान्य तौर पे घास नहीं आती है, और उसकी पत्ती तो कोई खाता ही नहीं, है ना। तो जहाँ पर सतकटा यानी अन्य प्रजातियों का जंगल रहेगा, वो जंगल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और वहाँ का जीवन सबसे ज़्यादा स्वस्थ होता है, ठीक है। ये इसमें खासियत है। ये जो आपका सागौन है ना, तो सागौन एक तो हवा तो मतलब प्राणवायु तो कम उत्पादित करते ही करता है, उसके अलावा जो ज़मीन में इसके मोटे मोटे पत्ते गिरते हैं ना, तो सड़ता बहुत दिनों में, और बहुत दिनों में सड़ने के कारण क्या होता है कि इसके नीचे जितने भी छोटे छोटे जो जीव जंतु, सूक्ष्म और वनस्पतियाँ होती है, वो उगती नहीं है या वहाँ पर विकास नहीं कर पाती। तो कुल मिला के वहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है या जैव विविधता है वो बहुत कमज़ोर होती है। क्या बोल दिया मैंने? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता क्या होती है? अरे वो तो उसका मतलब बताओ दादा मुझे। बायोडायवर्सिटी और मतलब दोनों एक चीज़ है, जैव विविधता। जल्दी बताओ, कोई 10वीं वाले नाम सुना है जैव विविधता का? बायोडायवर्सिटी का नाम सुना है आपने? पर्यावरण में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, नहीं पढ़ा? देखिए आप लोग, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं या ये जंगल है ना, तो कोई स्थान विशेष पर, स्थल विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, वो वहाँ की जैव विविधता कहलाती है। इधर सुनो, यानी जहाँ पर जितने प्रकार के, जैसे ये जंगल है, मैंने आपको क्या बताया था, गंगारझीरी का बताया था ना मैंने, तो गंगारझीरी में बहुत अच्छा जंगल है, बहुत सारे प्रकार के वहाँ जीव जंतु और वनस्पति। तो वो जंगल या वहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा धनी है, यहाँ की उससे कमज़ोर है ना। तो जहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी होगी, वहाँ जीवन कैसा होगा? अच्छा होगा।
ठीक है ना। तो जैव विविधता कैसे बढ़ेगी? अब यहाँ पर मवेशी आ रही तो कहाँ से मतलब जो निश्चित रूप से कमजोर होते जाएगी ना जैव विविधता। मवेशी आ रही है, हम दखल दे रहे हैं, है ना। इसके बारे में तो समझ लिया ना आपने। तो ऑक्सीजन ज़्यादा कौन पेड़ पौधे देंगे? जो ज़्यादा दिन तक हरे। अब एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, छोटी सी कहानी है। मैं शुरुआत जो है राजगढ़ जिले में पदस्थ था। मैं वहाँ कुल मिला के 5 साल रहा हूँ। कितने साल? 5 साल रहा हूँ। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जहाँ मैं था, जिस तहसील में मैं था, वहाँ से राजस्थान का झालावाड़ पाटन एक ज़िला है, वो लगता था वहाँ से। मैंने मैं वहाँ से उठो, वहाँ से उठ जाओ, तुम उठ जाओ, उठो जल्दी, फट से इसको उठाइए। यहाँ पर बैठो, मैं भगा नहीं रहा हूँ। वो वहाँ मैडम पास जाके बैठो। मैं बुलाऊं क्या तेरे को अपने पास? बैठ जाओ जल्दी। देखिए वहाँ पर मैं था तो वो झालावाड़ पाटन से लगता था वो एरिया, ठीक है। वहाँ पर पूरे क्षेत्र में जंगल नाम की चीज़ नहीं थी पूरे ज़िले में। सिर्फ एक नरसिंहगढ़ जो है एक सेंचुरी है, अभ्यारण्य, वहाँ पर जंगल है। बाकी और कहीं पूरे ज़िले में जंगल नहीं। पूरी वन भूमि है वहाँ, बहुत ज़्यादा वन भूमि है, यानी फॉरेस्ट लैंड है लेकिन जंगल नहीं। राजस्थान से लगाओ सब पूरे बड़े बड़े वहाँ भाटे बोलते हैं, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। लेकिन कहीं कहीं जो झील वाले एरिए हैं उनमें खेती होती है ना। तो कुछ जैसे ये आपका झील है, ये दिख रहा नहीं जो आप दिमाग गोली में बसे ना, इसको बोलते झील। इसमें मतलब खेती होती है, बाकी पत्थर बोल्डर सब पड़े हुए हैं, खेती बहुत कम हो पाती है, ठीक। वहाँ पर जब मेरे पास मोटरसाइकिल थी, तो बुलेट मोटरसाइकिल थी। बुलेट जानते हो ना आप लोग, जो धक धक चलती है जो, है ना। तो वो मेरे पास में सन 82 से है और वो अभी भी है। 74 का मॉडल है वो, तो 50 साल हो गए उसका। अभी हम वो क्या बनाएंगे, है ना, म्यूजियम में रखना पड़ेगा, है ना। तो वो उस मोटरसाइकिल पे मैं चलता था। तो उस समय ऐसे वो जो हैंड ग्लोव्स वगैरह है ना, वो ऐसे कुछ थे नहीं आम, यानी अपन लोग उपयोग उसका नहीं कर पाते थे, ऐसा कभी सोचते भी नहीं थे। फिर उसके बाद में ये जो चेहरा जो है ना, ये भी खुला रहता था, यहाँ तक के अब हम आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। मैं मतलब इसको बहुत, यानी बहुत ज्ञानवर्धक और सीखने वाली बात है। तो जब मैं मोटरसाइकिल पे चलता था तो गर्मी के दिनों में जब गर्मी ख़त्म होती थी तो यहाँ की पूरी चमड़ी काली होके मेरी चमड़ी आती पूरी काली, और चेहरे की पूरी काली पूरी। तो वो ऐसा गर्म स्थान था वो, ठीक है। बिल्कुल मेरी पहली पोस्टिंग थी वहाँ पर और पहला अनुभव वहाँ का। मैं वहाँ पर सोचते रहता था कि ये जब पत्थर हैं, भाटे हैं, ये मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर कुछ खेती वेती होती नहीं, होती है तो कोई झील वाले मतलब जहाँ पर काली मिट्टी है थोड़ी बहुत वहाँ हो जाती है, इनमें क्यों नहीं। तो मैं मतलब जिज्ञासा थी कि जानूँ मैं। तो मुझको मतलब जो है बहुत सारे ऐसे पता लगते थे कि यहाँ ये गांव था। अब जैसे दूर से जा रहे ये गांव दिखा, वो बोले कि सर यहाँ तो कोई नहीं रहता, इस गांव में सब उजड़ गया। तो ऐसे मैंने बहुत सारे वहाँ गांव देखे। अब ध्यान से सुनो, बहुत सारे गांव देखे, बोले उजड़ गए। फिर मेरे दिमाग में आता था कि उजड़ा क्यों होते, कुछ लगता तो था, कुछ समझ में तो आता था कि उजड़ा क्यों होगा ये। एक बार क्या हुआ कि एक गांव आया, तो वहाँ की भाषा वो कनंग मनंग वाली है, वो राजस्थानी भाषा है उधर, कावाछा पीवाछा वाली। हाँ। तो मारा थारा वाला। मैं गया वहाँ तो 2 घर थे वहाँ, और बाकी घरों में ताला लगा हुआ था, सुनसान थे वो। वही 2 घरों में कुछ मवेशी दिख रही थी उसको, है ना। तो मेरे साथ में एक लड़का चलता था, वो वहीं का था रहने वाला, मोटरसाइकिल पे। तो हम दोनों के दोनों वहाँ उतरे, तो हम चलो इनसे बात करते हैं, है ना। तो उनसे बात करने गए, तो उधर हुक्म बोलते हैं ज़्यादा, बा साहब भी बोलते हैं, बा साहब, हुक्म, बा साहब, ज़्यादा बा साहब। तो अब हम उन्हीं की भाषा में बात करें कि बा साहब क्या कर रहे हो, क्या ऐसा वैसा, थोड़ा सा उनको बात में लगाया। फिर उनसे पूछा कि बा साहब ये जो है जितने घर है ये लोग कहाँ गए।
तो वो बोले कि छोड़ के चले गए। तो मैंने कहा कब आएंगे? तो बोले कि तब नहीं आएंगे। तो कहाँ नहीं, बोले वो दूसरी जगह जाके बस गए। ठीक है, तो फिर मैंने कहा आप लोग? बोले कि हम भी मतलब जाने वाले हैं छोड़ के गाँव के। फिर ये आपकी ज़मीन काय की ज़मीन? फिर ध्यान सुनना, बोले काय की ज़मीन? आज यहाँ साहब कुछ भी नहीं होता, पत्थर भाटे दिख रहे हैं यहाँ पर पूरे, मवेशी के पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पीने के लिए पानी नहीं है, अनाज नहीं होता, तो हम कैसे रहेंगे? तो उसमें बुजुर्ग भी थे। तो मैंने पूछ लिया भाई यहाँ पर पहले भैया आप लोग रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो। बोले पहले हुआ कर, पहले होता था। बोले तो पहले मैंने कहा क्या है? तो अब बुजुर्ग लोग तो जानते हैं कुएं में पानी रहता था, पहले सब कुछ था। तो पहले में अब मैंने क्या अंतर आ गया? क्या? बोले कि साहब झाड़ वगैरह पेड़ वगैरह थे यहाँ पर बहुत सारे, है ना, पानी भी गिरता था पहले। अब वो ज़्यादा तो नहीं बता पाए, है ना, लेकिन फिर भी उन्हें इतना तो बता दिया कि झाड़ पेड़ थे, पानी भी गिरता था, पानी भी रहता था, मवेशी को चरने के लिए भी हमको अनाज भी मिल जाता, सब कुछ मिलता था। और वो लोग वहाँ से पलायन करने लगे। तो आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए कि वो स्थिति 1 साल या 2 साल में नहीं बनी है। क्या 1 साल या 2 साल में नहीं बनी है? वो स्थिति 50-100 साल में बनी। कितने साल में? 50-100 साल में। धीरे धीरे उनने वहाँ पर जंगल काटना चालू किया, है ना, फिर जंगल पानी को रिचार्ज करते हैं कि नहीं, जंगल वो ख़त्म हो गया, काटना धीरे धीरे चालू हुआ। और ये फिर निरंतर वहाँ जंगल काटते गए तो ऐसी स्थिति बनी कि वो पूरा उनको घर छोड़ के पलायन करना पड़ा, पूरा अपना सारी ज़मीन छोड़ के जाना पड़ा वहाँ से। ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग, जैसे जमाल गोंडी है या गुलसी है ना, तो बहुत सारी जगह पे अतिक्रमण हो रहा है। ये अतिक्रमण बिल्कुल भी सही नहीं है ना। अब एक बात और मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि हमको बहुत सारे लोग भ्रम में डालते हैं। कैसे भ्रम में डालते हैं? जो ज़मीन है और जो जंगल है, ये जंगल है, ये सब हमारा है। इस बात को आप बिल्कुल भूल जाइए। ये जंगल और ये ज़मीन बिल्कुल हमारी नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति है। किसकी है? जो ज़मीन हमारी है वो है, लेकिन जंगल, हाँ, जंगल में जितनी भी लघुवनोपज होती है, जैसे कि तेंदू पत्ता होता है, अचार होता है, भिलवा होता है, आंवला होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, महुआ वगैरह सब होता है। इन पर सब वहाँ के जितने गांव के लोग हैं उनका हक है। जंगल पे किसी का हक नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ गए और ये राष्ट्र की संपत्ति है। अगर ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो ये जंगल वंगल कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ये राष्ट्र की संपत्ति है, और राष्ट्र की संपत्ति और राष्ट्र की धरोहर भी है, और साथ साथ विश्व की धरोहर भी, क्योंकि ये ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। इसलिए हम अतिक्रमण से बिल्कुल मतलब सजग रहें, अतिक्रमण ना करें। अब आपके पास 2-4-5 एकड़ ज़मीन है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-4-5 एकड़, 2 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर ज़मीन में गुजर सकते हैं। आप लोग जंगल की तरफ मतलब न जाएं। अब फिर एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। एक एग्जाम्पल ये हुआ, मैं पातालकोट गया था। पातालकोट का नाम सुना है ना आपने? तो पातालकोट के लोगों से बात किया था मैंने, है ना। तो वहाँ पर भी ऐसे ही, तो उनको मैंने बोला, वो मेरे को अतिक्रमण दिखा, तो मैंने उनसे पूछा कहाँ से, जहाँ पर वो ऊंचा चिम्पीपुर करके एक रेस्ट हाउस, वहाँ से साफ दिखता है पूरा। वहाँ पर लोग कुछ इकट्ठे हुए थे, 25 लोग, ठीक है। तो उनसे पूछा मैंने, ये भाई अतिक्रमण, इधर देखो बेटे, कि जो अतिक्रमण जो दिख रहा है आपने किया है, इस पर कितने दिन खेती कर पाओगे, कितने साल? उन्होंने खुद ने बताया था कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 या 4 साल। मैंने कहा क्यों? तो बोले बाद में सब इसकी मिट्टी धुल जाना है, इसमें कुछ भी नहीं होना है। उन्होंने ही बताया, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा फिर अतिक्रमण क्यों? अब बोले समझते नहीं लोग, है ना। तो ये समझने वाली बात है कि अतिक्रमण नहीं। फिर दूसरा, उनको मैंने पूछा, ये तुम्हारा जो चिमटीपुर है, और वो जहाँ पर अभी वो क्या है, वो काली रात है कि क्या है, वो जहाँ पर वो कार्याम नहीं, कार्याम तो नीचे, हाँ, कारी रात करके है वो, जो जहाँ पर ऊंचा स्थान है ना, हाँ, वहाँ पर अभी कुछ मतलब होम्स भी बन गया, स्टे होम वगैरह ना, वहाँ पर कुछ रुकने के लिए भी स्थान हो गया वहाँ पर। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा भाई देखिए, ये आपका चिमटीपुर है ना, चिमटीपुर से जो अभी हम नज़ारा देख रहे हैं, है ना, रातेड़ तो नहीं। हाँ, रातेड़।
तो ये नज़ारा देख रहे हैं और रातें वहाँ से भी नज़ारा देखते हैं। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट भी हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक भी आते हैं और वहाँ रोज़गार भी मिलता है ना। तो ध्यान दे, इधर ध्यान दो। मैंने कहा यहाँ का जो रोज़गार है, जो हमको रोज़गार मिलेगा, बहुत सारे दुनिया के देश ऐसे हैं, ध्यान से सुनो, जिनका रोज़गार ऐसे नहीं कि हम मतलब जो है सरकारी जो विभागों में जाके नौकरी करे वही रोज़गार है। वहाँ पर जो बहुत सारे देशों में केवल पर्यटन मतलब जो घूमने फिरने लोग आते हैं ना, वही रोज़गार देते हैं उनको। कौन रोज़गार देता है? घूमने फिरने। और वहाँ पर पातालकोट में क्या होता है कि घूमने फिरने वाले लोग वहाँ आते हैं, ठीक है ना, तो उससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। अब मैंने कहा देखो भाई, अगर आप लोग ये नीचे जो देख रहे हैं यहाँ से हम अगर अतिक्रमण करते गए, है ना, और जैसे मतलब जंगल वहाँ के नष्ट, तो क्या दिखेगा वहाँ? मैदान। फिर इसको देखने कौन आएगा? एक दिन वो होगा, एक साल में नहीं होता, मैंने बताया ना आपको 50 साल लगते हैं। फिर तो उसके बाद में यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, कुछ भी कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अतिक्रमण पे मेरा मुख्य आज का जो मतलब यहाँ पर बैठने का जो उद्देश्य था कि मैं अतिक्रमण के बारे में आपको सजग करूं और आप दूसरों को भी, अपने माता पिता को भी सजग करें कि अतिक्रमण जंगल में नहीं करना है। ये जंगल वन विभाग का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का जंगल है। अमेजन फॉरेस्ट का नाम सुनाएंगे आपने? 10वीं वाले में सुनाओ। अमेजन फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, वो दुनिया की 30% ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। जहाँ से वो हज़ारों मील दूर है, तो वहाँ से भी ऑक्सीजन आती है ना। तो कुल मिला के ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हम। और फिर एक एग्जाम्पल आपने खुद ने बताया था कि हमारे हरबेली में कोई नहीं मरा, बीमारियों में भी कोई नहीं मरा, काहे नहीं? कोरोना काल। तो ये स्थिति हमको अगर अच्छा स्वस्थ रहना है तो हमको पेड़ पौधे बिल्कुल भी काटना नहीं है, लगाना है उसको, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन चल सकते हैं कि बैठोगे